तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है इंडिया के टेक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर ऐसी खबर हमें वापस मिलना शुरू हो गई है कि चाइनीज कंपनीज जो पहले टेक्नोलॉजी और गैजेट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी, उनको इंडिया में हो रही मैन्युफैक्चरिंग की वजह से तकलीफें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो वेरेबल टेक है, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कई कंपनीज के लिए बना रही है। इनफैक्ट बोट नॉइज कंपनीज भी जो है धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप कर रही है। और इसके कारण हो ये रहा है कि चाइना के अंदर बड़े बड़े कंपनीज जो पहले ये वेरेबल्स जो है बनाते थे इंडियन ब्रांड्स के लिए, और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ बोट जैसे इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स में से आते हैं, उनका प्रोडक्शन डायरेक्टली उनसे खिंच गया है, जिसके कारण वहाँ पे प्रोडक्शन लाइंस बंद होते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे एक और बता देता हूँ। अभी भी कई लोग ये कमेंट करते हैं कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी की सिर्फ असेंबली होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। 2 से 3 साल पहले ये बात सच थी कि हमारे देश के अंदर सिर्फ चार्जर और डब्बे जैसी चीज़ें बनती थी, लेकिन हमने धीरे धीरे जो है बैटरीज बनाना शुरू की। उसके बाद में हम आईसी असेंबली इंडिया के अंदर शुरू कर पाए थे। कुछ जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर्स, वो भी इंडिया में बनना शुरू हो गए हैं। और आज के डेट में ज़्यादातर जो सिर्फ प्रोसेसर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स है वो बाहर से आते हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनी सैमसंग के जैसे डिस्प्लेस तक इंडिया के अंदर बना रही है, और मोर देन 50 to 60% ऑफ स्मार्टफोन जो है वो एक्चुअली लोकली अब मैन्युफैक्चर होता है। और सेम चीज़ जो है इस तरीके से ऑडियो और स्मार्ट वॉचेस के लिए भी जाती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया 3 से 4 साल में ये चीज़ कर पाया है। जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ता है, जो बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने मिली है, चाहे वो माइक्रोन की हो, वेदांता वाली हो, फॉक्सकॉन वाली, इसके थ्रू हमें जो डिपेंडेंसी ताइवान एंड चाइना पे है वो और नीचे गिरते हुए नजर आएगी, और होपफुली चाइना को उसका और सारा झटका मिलेगा। अगली दोस्तों जो वन ऑफ द बेस्ट खबर आ रही है वो है हमारे रैपिडेक्स या आरआरटीएस से रिलेटेड, जहां पर कमिश्नर फॉर मेट्रो रेल सेफ्टी सीआरएमएस ने अप्रूवल दे दिया है इसके कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि दुहाई डेपो से लेके जो प्रायोरिटी सेक्शन है अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स का, वहां पर रैपिडेक्स या आरआरटीएस का जो है सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इनफैक्ट दोस्तों बहुत दिनों से हमने वैसे ट्रायल्स वगैरह की भी फोटोज देखी थी, और रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया है। 17 में डीपीआर, 18 में इसका काम जो है कुछ हद तक शुरू हो गया था, लेकिन 19 में जो ढंग से शुरू हुआ, और अभी जो है कॉरिडोर काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। इसका इनॉग्रेशन अब कभी भी हो सकता है पब्लिक के लिए, और देश को एक न्यू मीडियम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखने मिलेगा। और होपफुली अगर ये सक्सेसफुल होता है तो देश के कई बड़े दूसरे शहरों में अंदर ये रेप्लिकेट होता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है आसाम त्रिपुरा से, जहां पर हेल्थ केयर को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $391 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया गया है। ये स्पेसिफिकली दोस्तों हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए होगा, ना कि लोअर लेवल के लिए, और सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए 1.8 मिलियन पीपल्स को ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। यहाँ पर बेसिकली पैसों का इस्तेमाल किया इस तरीके से जाएगा कि जो 10 लोअर लेवल फैसिलिटीज इन रीजन्स में, उनको अपग्रेड करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके वजह से जो है हेल्थ केयर धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको दोस्तों बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई डिजीजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, यहाँ के जियोग्राफिकल टेरेन वगैरह की वजह से उनको कॉम्बैट करना बहुत ज़रूरी है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि थोड़ी लेट हो सकती है, ऐसी हमें खबरें मिल रही है। तो वैसे ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल लेट चल ही रही है बुलेट ट्रेन, क्योंकि आप जानते हो कि लैंड एक्विजिशन के अंदर, अप्रूवल्स के अंदर दिक्कतें आई थी। लेकिन अब खबर ये मिली है कि जो 2027 तक सेक्शन ओपन होने वाला है वापी और साबरमती के बीच में, वहां पर हमें कुछ इश्यूज देखने मिल सकते हैं, जैसे कि एजिटेशन कोल इंडिया की तरफ के कुछ एग्जीक्यूटिव्स के जरिए देखने मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों ये कंफर्म खबरें नहीं है, ये कोई ऑफिशियल खबरें नहीं है, किसी न्यूज़ चैनल ने किसी ऑफिसर की बात सुन के जो है ये चीज़ छापी है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में श्योरली नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात अनकॉमन भी नहीं है कि पीएसयूज़ के अंदर मौजूद ही कुछ लोग जो है हमारे देश के अंदर के प्रोग्रेस को कुछ रोकते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 18 में आने के बाद में जो टाइम उनको लगा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, वो बीच में कहीं पर एग्जीक्यूटिव शामिल थे। होपफुली बुलेट ट्रेन के लिए चीज़ें ना हो। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है चंडीगढ़ और आसपास के एरिया के लिए, जहां पर चंडीगढ़ के आसपास को जो ट्राई सिटी मेट्रो एरिया बोला जाता है, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला का, यहाँ के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले चंडीगढ़ के लिए मेट्रो के पूरे प्लान्स बने थे, लेकिन फिजिबिलिटी को देखते हुए उनको कैंसिल कर दिया गया था। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं कि चंडीगढ़ में मेट्रो क्यों नहीं है, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या इशूज यहाँ पर आए थे, जो कमिटीज वगैरह बने थे उनके बारे में। लेकिन फाइनली
फाइनली यहाँ पर इन शहरों के लिए मेट्रो अप्रूव कर दी गई है और चंडीगढ़ जो एक हाई प्रॉस्पेरिटी सिटी है वहाँ पर इंपॉर्टेंट सर्विस उसके लोगों को प्रोवाइड कराएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहाँ पर REC लिमिटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU ने कहा है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए 3045 करोड़ रुपीस के। तो दोस्तों फेज 2 वैसे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर पैसों की जरूरत है इसको एक्सपांड करने के लिए। थोड़ा डिलेड ये प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन इसके जरिए जो है काम हमें वापस ऑनलाइन आते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली NCR से, जहाँ पर एक और मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिला है और ये जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन होगी वो होगी बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद में आता है और पलवल के बीच में। तो जो CM है हरियाणा के उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई और बहुत अच्छी खबर दोस्तों है कि देश के अंदर हमें मेट्रो अनाउंसमेंट अभी भी स्लो डाउन होते हुए नजर नहीं आ रही है और कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी बहुत स्पीड हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वाराणसी से, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम रिकॉर्ड स्पीड में कंप्लीट करके हुए उसे 1 साल में खत्म किया जाएगा ऐसा कहा गया है और BCCI जो है उनके साथ में लॉन्ग लीज अग्रीमेंट पे यूपी गवर्नमेंट इस गवर्नमेंटल बॉडी को स्टेडियम रन करने में मदद मिलेगी। 350 करोड़ रुपए लग रहे हैं 31 एकर्स में स्टेडियम बनाने के लिए। मीडियम साइज का स्टेडियम होगा जहां पर 30,000 लोग देख पाएंगे और यहाँ पर इंडिया के बढ़ते हुए स्पोर्ट्स डिमांड के हिसाब से ये जरूरी भी है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एक काफी इंपॉर्टेंट खबर जो इंश्योरेंस लेते हैं उनके लिए, जहां पर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने कहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनके क्लेम्स को सेटल करने के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल के ऊपर काम चल रहा है और बेसिकली कंपनीज को इसके ऑनबोर्ड करने का काम हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा रहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोसेस आप सब जानते हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कंपनीज बहुत ज्यादा फायदा उठाती है लोगों का, चाहे वो डेटा गलत दिखाना हो, चाहे क्लेम्स को रिजेक्ट करना हो, छोटे क्लेम्स को अप्रूव करना हो वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं पर इनके अंदर रेगुलेशन लाना जरूरी है। अब ये जो अनाउंसमेंट की गई है इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो प्रोसेस होती है वो यूनिफाई कर दी जाएगी, जिसके कारण जो है आर्बिट्रेली कोई भी कंपनी कुछ भी जो है इजी चीजें फेंक के जो है क्लेम्स रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगी और साथ साथ क्लेम प्रोसेस जो है फास्टर भी बनेगा और कॉस्ट रिडक्शन भी देखने मिलेगा कंपनीज को। अब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या डिटेल्स होगी वो तो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, लेकिन अभी जो है ये बेसिक अनाउंसमेंट की गई है। अगली खबर दोस्तों जारी वो हिमाचल प्रदेश से है, जाके सीएम के द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट ने प्लान किए है कई सारे टनल से कंस्ट्रक्शन अपर शिमला डिस्ट्रिक्ट को ऑल ईयर राउंड कनेक्टिविटी देने के लिए और इसका सर्वे का काम शुरू हो गया है खरपत्थर, कोथाई और हटकोटी रोड के ऊपर जो कि लैंडलॉक्ड एरिया है दोदरा क्वार एरिया के पास में। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे शिमला में लोग जो है जाते हैं, आप सब जानते हो कनेक्टिविटी जरूरी है होना ऑल ईयर राउंड अच्छे लेवल की और उसके लिए टनल भी बनाए जाएंगे। इनफैक्ट दोस्तों देश में इतने टनल्स बन रहे हैं कि होपफुली अगर ये चीजें सही जाती जाए तो 2035 तक जो है हम ऐसा देश बन पाएंगे जिसमें एक्सपर्टीज होगी टनलिंग की। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अयोध्या से, जहां पर डोमेस्टिक एयरलाइंस ने अपना काम ज्यादा स्पीड कर दिया है अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो दोस्तों एयरपोर्ट का काम रिकॉर्ड स्पीड में किया गया है, अगस्त में इसका कंप्लीशन हो जाएगा और ट्रायल रन होंगे ऐसे हमें उम्मीद है, जिसके बाद में जो है एयरपोर्ट लोगों के लिए खुल सकता है। आप जानते हो कि प्रोबेबली अगले साल इलेक्शन के पहले राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन हो जाएगा, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद में लाखों डिवोटीज यहाँ पर आना शुरू करेंगे। ट्रेन के लिए स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का काम है वो भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, मल्टीपल रोड्स बन रहे हैं और इसी के अंदर एयरपोर्ट जो एक जरूरी लिंक होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो मॉम पिसाकिया पूछते हैं व्हाट आर परमानेंट सॉल्यूशन फॉर फ्लड स्पेशली इन बिहार असम। तो देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फ्लडिंग के बारे में, लेकिन जितना मैं पढ़ चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में मुझे ये पता है कि फ्लडिंग जो है इसको रोका नहीं जा सकता, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल फ्लड रोकथाम के इंतजाम है बड़े लेवल पे, स्पेशली एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो जो फ्लड का पानी आता है उसको इधर उधर ज़्यादा फैला देना ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू उसको डैम के जरिए रोकना, क्योंकि डैम वगैरह अगर फेल होता है तो वो एक नेचुरल फ्लडिंग से भी ज़्यादा डिजास्टरस हो सकता है। अब देखो कहीं ना कहीं पर जो सॉल्यूशंस डेवलपमेंट होना जरूरी है आसाम बिहार के अंदर वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर और लॉन्ग टर्म में होना जरूरी है, चाहे वो कैनाल्स बनना हो, वायडक्ट्स बनना हो, वाटरडक्ट्स बनना हो, कुछ जगहों पर डैम्स वगैरह भी जरूरी होते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो भी डैम्स वगैरह बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती है, ये जनरली पिछले 100-150 साल का जो डेटा मिल रहा होता है बारिश के हिसाब से, उसके हिसाब से बनाई जाती है कि अगर उस लेवल की कैटास्ट्रॉफिक बारिश आए भी तो भी मिनिमम से मिनिमम नुकसान चीज़ों को हो। और अनफॉर्चुनेटली अगर उन चीज़ों का बैरियर ब्रेक होता है या एक्चुअली जो 1 in 100 ईयर इवेंट आता है तो ये चीज़ें जनरली उसके ऊपर चल नहीं पाती और उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मुंबई को देखें तो मुंबई बहुत एक्चुअल में देखा जाए तो फ्लड रेजिस्टेंट सिटी है, जिसको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है फ्लडिंग के हिसाब से, लेकिन मुंबई के अंदर बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फ्लडिंग को कभी कभी रोक नहीं पाते। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुंबई में जब बारिश का मौसम होता है तो मल्टीपल डेज ऐसे होते हैं जहाँ पर 200 से 300 mm बारिश यूं ही हो जाती है मुंबई के अंदर, और ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% है जितनी चेरापूंजी मौसम में गिरती है
है जो 26 जुलाई की फ्लड्स थी मुंबई के अंदर, उस टाइम पे 950 mm की बारिश हुई थी और जो रिकॉर्ड पूरे दुनिया का है बारिश का वो अराउंड 1050 mm का है। तो आप सोच के देखिए दुनिया के रिकॉर्ड लेवल पे बारिश हुई थी। तो फ्लडिंग तो उस समय पे किसी भी एरिया में होनी है अगर उतनी बारिश हो तो। वहीं पर अगर 150 mm जो है किसी और जगह पे हो जाती है जो फ्लड रेडी नहीं है, बेंगलुरु के अंदर अगर हम देखें तो 150 mm बारिश हुई थी पिछले साल, उसी में फ्लडिंग हो गया था, जो कि एक नॉर्मल एवरेज पे चलता है मुंबई जैसे शहरों के अंदर। तो बिहार आसाम के लिए जो है कहीं ना कहीं पर परमानेंट सॉल्यूशंस हम नहीं निकाल सकते, हम एक एवरेज बेसिक लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको जो है मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले